हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। दोस्तों स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग फास्ट ट्रैक क्लास कर रहे हैं जो कि लेक्चर नंबर 19 है और जिसके अंदर हम लोग एएमटी और एग्रीकल्चर इनकम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स और एग्रीकल्चर इनकम दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं और हम लोग उसको रिवाइज करने जा रहे हैं। तो दिल थाम के बैठिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। नाउ एवरीवन, हम लोग एक टॉपिक कर रहे हैं विच इज एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम, तो एवरीवन एग्रीकल्चर इनकम के बारे में आप क्या जानते हो? एग्रीकल्चर इनकम के बारे में आप क्या जानते हो? दैट एग्रीकल्चर इनकम इज exempt फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1। एग्रीकल्चर इनकम इज exempt फ्रॉम टैक्स। हम लोग यही जानते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम exempt होती है टैक्स से, है कि नहीं? हम लोग यही बात जानते हैं। सर एग्रीकल्चर इनकम कहां से एग्जेम्प्ट होती है? एग्रीकल्चर इनकम अगर आप इंडिया से कमाते हो तो एग्जेम्प्ट होती है, अगर आप आउटसाइड इंडिया से कमाओगे तो एग्जेम्प्ट नहीं होगी। समझ में आ गई बात? एग्जेम्प्ट तब होगी जब आप इंडिया से कमाते हो। तो गवर्नमेंट एनकरेज करती है कि आप एग्रीकल्चर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर से जुड़े और जो भी इससे इनकम कमाई जाएगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सी बात थी ये, बट दिक्कत क्या है कि कुछ ऐसे इनकम्स होती हैं, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसके अंदर एग्रीकल्चर भी होता है और नॉन एग्रीकल्चर भी एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, एक्टिविटीज विच आर, मैं थोड़ा सा नोट्स लिखवाऊंगा आपको, प्लीज मैं चाहूंगा कि आप लोग इन नोट्स में जरूर इसको नोट्स को नोट करेंगे सारा। एक्टिविटीज विच आर partially agriculture, partially agricultural and partially non-agriculture। ऐसी एक्टिविटीज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जो एक्टिविटीज पार्शियली एग्रीकल्चरल है और पार्शियली नॉन एग्रीकल्चरल है। देखो ये मैंने नहीं बनाया है, गवर्नमेंट ने पहले से ही बना दी है कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिनको एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों बोला गया। आप लोग तो जानते ही हैं, आप लोग तो फास्ट ट्रैक क्लासेस के अंदर हैं, तो भाई मुझे बता दो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं, ऐसी एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर दोनों हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी का काम करते हो, जैसे कि टाटा टी, एग्जांपल में टाटा टी ग्रो भी करती है और मैन्युफैक्चर भी करती है। ग्रो मतलब वो फार्मिंग भी करती है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। ऐसे केस में ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि टाटा टी की कितनी इनकम एग्रीकल्चर और कितनी नॉन एग्रीकल्चर है। तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि टी के लिए क्या बोल दिया, 60% जो आपकी टोटल इनकम होगी, टोटल इनकम का 60% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, यानी वो एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। और 40% ऑफ द टोटल इनकम, 40% ऑफ द टोटल इनकम क्या मानी जाएगी पता है? नॉन एग्रीकल्चर मानी जाएगी। सो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आप टी की ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो तो उसकी जो बिजनेस है, उस बिजनेस से जो भी आप इनकम कमा रहे हो, मतलब ओवरऑल जो वो उस बिजनेस से इनकम कमा रहे हो, उस बिजनेस से जो इनकम है उसका 60% एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, यानी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और 40% बिजनेस इनकम माना जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें दोनों चीजें होती हैं, तो गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या बना दिए? रूल्स बना दिए। इसी तरीके से अगर आपका काम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबड़ है, क्या है? रबड़, तो ऐसे केस में 65% ऑफ द टोटल इनकम इज एग्रीकल्चर इनकम, और 35% ऑफ द टोटल इनकम इज नॉन एग्रीकल्चर, यानी बिजनेस इनकम। तो जैसे टी है वैसे ही रबड़ के लिए भी गवर्नमेंट ने बनाया कि कितनी परसेंट एग्रीकल्चर मानी जाएगी और कितनी परसेंट नॉन एग्रीकल्चर मानी जाएगी। गवर्नमेंट ने क्लियरली क्यों बनाया? क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि भाई ये वो चीजें हैं जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, गुड्स मैन्युफैक्चर होकर ये एक्सपोर्ट होते हैं। तो रबड़ का काम बहुत अच्छा है हमारे देश के अंदर, टी का काम बहुत अच्छा है हमारे देश के अंदर, इनफैक्ट कॉफी का काम भी बहुत अच्छा है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी। और गवर्नमेंट ने बोला कॉफी के अंदर दो केस होंगे,
एक तो होगा ग्रोन एंड क्योर्ड, सिर्फ ग्रो किया, क्योर किया और उसके बाद बेच दिया। ऐसे केस में 75% ऑफ द टोटल इनकम इज एग्रीकल्चर और 25% ऑफ द टोटल इनकम इज नॉन एग्रीकल्चर। समझ में आती है बात? ये नॉन एग्रीकल्चर है। अगर हम बोले ग्रोन, रोस्टेड एंड क्योर्ड, यानी एक रोस्टेड वर्ड आ गया है, इसको हम लोग रोस्टेड कॉफी भी बोलते हैं। अगर ये प्रोसेस होने के बाद को आपने कॉफी बिजनेस से कॉफी बेची है, तो ऐसे केस में 60% ऑफ द टोटल इनकम, जो कि टी वाला है बिल्कुल वैसे ही, 60% ऑफ द टोटल इनकम इज कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम एंड 40% ऑफ द टोटल इनकम इज कंसिडर्ड एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इज दैट क्लियर दोस्तों? मेरे कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि भाई अगर मैं टी का ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों काम करता हूं तो 60% एग्रीकल्चर, 40% नॉन एग्रीकल्चर, क्योंकि लोग टी का ग्रोइंग का भी काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का भी, जैसे टाटा टी करता है, वैसे ही रबड़ के लिए भी है और वैसे ही कॉफी के लिए भी है। तो गवर्नमेंट ने इन इनकम्स को क्या कर दिया, इन इनकम्स को जो भी आप लास्ट में इनकम कमा रहे हो ना, उसका कुछ पोर्शन एग्रीकल्चर बोल दिया और कुछ पोर्शन नॉन एग्रीकल्चर बोल दिया। एग्रीकल्चर वाला पोर्शन एग्जेम्प्ट है, नॉन एग्रीकल्चर वाला पोर्शन टैक्सेबल है। यह बात हम लोग जानते हैं। इज दैट क्लियर? तो ऐसे केसेस जहां पर कुछ एक्टिविटीज पार्शियली एग्रीकल्चर मानी जाती हैं और कुछ एक्टिविटीज नॉन एग्रीकल्चर मानी जाती हैं, वो है आपके सामने। अब सर ये तो बहुत ही सिंपल हो गया और आप कहते हो एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट होती है, तो एग्रीकल्चर इनकम तो कभी भी टैक्स नहीं लगेगा। बेटा मैंने बताया एग्रीकल्चर इनकम पे कभी भी टैक्स नहीं लगेगा। हां जी, लग सकता है, टैक्स लग सकता है अगर आप एग्रीकल्चर के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी कमाते हो तो। गवर्नमेंट ने बोला ऐसे लोग जो कि इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं, एओपीबीओआई हैं, एजेपी हैं, मतलब ये वो लोग हैं जिनकी स्लैब इनकम होती है और ऐसे लोगों की स्लैब इनकम के बेसिस पे टैक्स लगता है। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसे लोगों के लिए अगर आप एग्रीकल्चर के अलावा नॉन एग्रीकल्चर दोनों तरह की इनकम्स कमाते हो ना, तो हम तुम्हारे ऊपर एक मेथड लगा देंगे विच इज कॉल्ड एज पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। क्या लगा देंगे? पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। ये मेथड हम तुम्हारे ऊपर अप्लाई कर देंगे अगर तुम एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चर से भी कुछ इनकम कमाते हो तो। ठीक है सर, पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड सर समझ में आता है, तो बहुत ही आसान है सर। ये इंटीग्रेशन मैथ्स और इंटीग्रेशन नहीं, पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि आपको अपनी एग्रीकल्चर इनकम पर भी क्या देना पड़ जाएगा? टैक्स। मैं लिख देता हूं, दिस मेथड is designed in such a way that assessee will be liable to pay tax on agriculture income also, on agriculture income also। मतलब इस तरीके से टैक्सेबल होगा, इस तरीके से इसके ऊपर टैक्स लगेगा। इस मेथड, ये मेथड ऐसा है कि जिसमें एग्रीकल्चर इनकम पर भी क्या लग जाएगा? टैक्स। नॉन एग्रीकल्चर पे तो टैक्स लगेगा ही, एग्रीकल्चर में भी टैक्स लग जाएगा। अब पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? एप्लीकेबिलिटी। किसके ऊपर ये एप्लीकेबल है? एप्लीकेबिलिटी। ये मेथड किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है किसके ऊपर एप्लीकेबल है? दिस मेथड इज एप्लीकेबल, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ऑन एवरी इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एओपी, बीओआई एंड एजेपी। बेसिकली मैंने नाम पता किसका लिया है? स्लैब इनकम वाले लोग, स्लैब इनकम वाले लोग, स्लैब इनकम वाले लोगों के ऊपर ये मेथड एप्लीकेबल है। ठीक है, अदरवाइज ये मेथड हम लोग नहीं लगाएंगे। ये मेथड लगाएंगे ही किसके ऊपर?
जिनके ऊपर स्लैब इनकम अप्लाई होता है। मेथड है क्या वो मैं बताने वाला हूं, बट पहले आपको ये जानना है कि ये मेथड लगता ही किसके ऊपर है, स्लैब इनकम वाले लोगों के ऊपर, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीवाईएल। अच्छा, ये मेथड लगेगा कब, जब आप एक इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीवाई या एजेपी हो। दूसरा ये मेथड जो है ये तब लगेगा जब आपकी जो दिस मेथड इज एप्लीकेबल when non-agriculture income exceeds slab exemption limit। आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए ना, नॉन एग्रीकल्चर मतलब बिजनेस वाली, वो कम से कम इतनी होनी चाहिए कि वो स्लैब लिमिट से ज्यादा हो। अब ये स्लैब लिमिट क्या होती है पता है आपको, 2.5 लाख, 3 लाख या फिर 5 लाख। आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है ना, वो आपकी इस इनकम से कम ज्यादा होनी चाहिए, इतनी इनकम से तो ज्यादा होनी ही चाहिए, तभी हम आपके ऊपर ये मेथड लगा पाएंगे। इसके अलावा दिस मेथड इज एप्लीकेबल when agriculture income exceeds ₹5,000। एग्रीकल्चर इनकम आपकी कितनी है, 5,000 रुपए। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम एटलीस्ट 5,000 रुपए है ना, ठीक है, तो आपको, तो ये देखो मेथड आपको तब लगेगा, ये मेथड तब लगेगा जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है। अच्छा, आपकी स्लैब लिमिट नॉन एग्रीकल्चर इनकम की वजह से आपका जो स्लैब लिमिट है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो ज्यादा है स्लैब लिमिट से। कह रहे ये 2 शर्तें पूरी होती हैं तो मैं आपके ऊपर ये मेथड लगा दूंगा, वरना ये मेथड नहीं लग सकता। ये मेथड लगेगा ही कब, जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा होगी और स्लैब इनकम जो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो एटलीस्ट स्लैब लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आती है, जल्दी बताओ यस और नो, समझ में आ गई बात। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि ये मेथड जो है कब लगता है, ये मेथड तब लगता है जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम के साथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी हो। ये मेथड लगेगा ही तब जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम के साथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी हो, और आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो एटलीस्ट स्लैब लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए, और आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो आपकी एटलीस्ट 5,000 पर एनम से ज्यादा होनी चाहिए, 5,000 पर एनम से ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। तो एटलीस्ट ये 2 बातें आपकी पूरी होती हैं, 3 कंडीशंस पूरी होती हैं, तो हम आपके ऊपर क्या लगाएंगे, पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड लगाएंगे। ये लो आया आपके सामने, इज दैट क्लियर। अब सर मेथड है क्या चीज, ये मेथड तो बता दो। आओ जरा मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जो एग्रीकल्चर का हम लोगों ने प्रॉपर्टी वाला केस पढ़ा था, वो मैं कैपिटल गेन में ऑलरेडी करा चुका हूं, मुझे याद है, आप लोग भी देख लेना। कैपिटल गेन चैप्टर में मैं ऑलरेडी एग्रीकल्चर लैंड के बारे में बता चुका हूं। यस और नो, आप लोग तो देख रहे हो क्लासेस, जो क्लासेस देख रहे हो उनको पता है कि एग्रीकल्चर लैंड वाला जो केस है वो मैं ऑलरेडी आपको कैपिटल गेन चैप्टर में करा चुका हूं, तो मैं इसमें नहीं करा रहा दोबारा। हालांकि वो पार्ट एग्रीकल्चर का ही है, वही जो कि आप का जो एरिया है वो अगर 2 किलोमीटर तक का है तो क्या होगा, 2 से लेके 6 किलोमीटर तक का है तो क्या होगा, 6 से 8 है तो क्या, तो वो वाला केस है ना, वो सब चीजें मैं कैपिटल गेन चैप्टर में करा चुका हूं। मैं अब जो यहां पर करा रहा हूं, यहां पे सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। इज दैट क्लियर। नाउ मेथड, और जो कि बहुत एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड में सबसे पहले मेथड की जो हम बात करते हैं, स्टेप नंबर 1 यहां पर बात करते हैं कि क्या करना है, कंप्यूट टैक्स ऑन क्या, एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इन दोनों को ऐड करके जो इनकम आएगी ना, इसके ऊपर क्या निकालो, टैक्स निकालो। स्टेप नंबर 2, अच्छा इसमें
एक्सक्लूडिंग सेस, इसमें सेस अभी ऐड नहीं करना, सरचार्ज ऐड नहीं करना, सेस एंड सरचार्ज। समझ गए बात? टैक्स निकालो नॉर्मल तरीके जैसे आप निकालते हो एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर को ऐड करके। स्टेप नंबर 2, कंप्यूट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, मैं यहां पर भी लिख देता हूं एग्रीगेट ऑफ एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर, कंप्यूट टैक्स ऑन एग्रीगेट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम प्लस स्लैब एग्जेम्पशन लिमिट। ये दोनों इनकम को कंबाइन करो दोस्तों, और ये जो दोनों इनकम को कंबाइन करने के बाद टैक्स आएगा वो टैक्स निकाल दो। ठीक है, स्टेप नंबर 2 है कंप्यूट टैक्स ऑन एग्रीगेट ऑफ एग्रीकल्चर प्लस स्लैब एग्जेम्पशन लिमिट। और स्टेप नंबर 3 पता है क्या है? स्टेप नंबर 3 है स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। तो जो आपका स्टेप 1 में टैक्स आ रहा होगा एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर को ऐड करके जो टैक्स आ रहा होगा उसके ऊपर, प्लस उसमें से माइनस कर देंगे जो ऐसा टैक्स है जो कि आपका बनता नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम तो वैसे ही एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? एग्रीकल्चर इनकम तो वैसे ही एग्जेम्प्ट होनी चाहिए, और स्लैब एग्जेम्पशन लिमिट पे तो टैक्स लगता ही नहीं है। तो बेसिकली इन दोनों को मर्ज करके चेक करना है कि आपकी इनकम कितनी बन रही है, और ये दोनों के ऊपर टैक्स निकालने के बाद आप स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस कर दोगे। स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस कर दोगे तो ये जो टैक्स आएगा वो आपको पे करना है, प्लस अगर सरचार्ज है तो वो पे करना है, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये भी पे करना है, टैक्स ऑन टैक्स। और ये आ जाएगा बेटा मेरा टोटल टैक्स लायबिलिटी। मेरी बात समझ में आ रही है तो बताओ एवरीवन? बेटा देखो छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं ये क्लास क्यों करा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है इस पॉइंट का, इस छोटी छोटी बातों का, ये जो एग्रीकल्चर और ये जो है ना, कई बार एग्जाम में इसके ऊपर बहुत भयानक क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। स्टेप 1 मेथड, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर को ऐड करके टैक्स निकाल लो। स्टेप 2 एग्रीकल्चर और स्लैब एग्जेम्पशन लिमिट को निकाल के टैक्स निकाल लो, ऑब्वियसली एक्सक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस, ये भी एक्सक्लूडिंग सरचार्ज है, सरचार्ज एंड सेस ये दोनों एक्सक्लूड करके। और फिर स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करने के बाद जो टैक्स आएगा ना उस पे सरचार्ज लगाओ, उस पे सेस लगाओ। समझ में आ गई बात? आपको इस तरीके से करना है, दैट्स इट, बस। अच्छा, इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है। एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है बेटा? देखो, फार्म बिल्डिंग से अगर आप रेंट कमाते हो तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, क्रॉप्स को बेचकर जो कि आप प्रोसीड्स, क्रॉप को बेचकर जो प्रोसीड्स आपके हाथ में आते हैं, क्रॉप्स को बेचकर जो प्रोसीड्स आपके हाथ में आते हैं वो भी एक एग्रीकल्चर इनकम है। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली आप अगर आप लैंड से, एग्रीकल्चर लैंड से आप कुछ भी प्रोसेसिंग करते हो ना, तो उससे जो भी आपकी इनकम होती है वो सारी की सारी क्या है? एग्रीकल्चर इनकम है। वो सारी की सारी क्या है? एग्रीकल्चर इनकम। मैं आपको एक बारी जो डेफिनेशन है मैं वो आपके साथ एक बारी सिर्फ बोल देता हूं, डिस्कस कर लेता हूं कि जो एग्रीकल्चर इनकम है वो बेसिकली क्या लिखा गया है। एग्रीकल्चर इनकम, देखो एक तो मैंने आपको बताया जो आपका प्रोसेस है रिलेटेड टू कल्टीवेशन, और कल्टीवेशन करने में क्रॉप्स को बेचना, दिस इज एग्रीकल्चर। नंबर 2, अगर आप ये कहते हो कि फार्मलैंड से अगर आपने कुछ कमाया तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम है, फार्मलैंड से रेंट कमाया वगैरह। नंबर 3, आप अगर नर्सरी, अगर आप प्लांट्स लगाते हो, प्लांट्स ग्रोन इन नर्सरी, बेटा आपने देखा होगा बहुत ही जगहों पर एग्रीकल्चर लैंड पे प्लांट्स लगाने के बाद उसको एक नर्सरी बना दी जाती है, ऊपर उसको शेड लगा दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, उसमें ऑटोमेटिकली वाटर स्प्रिंकल होते रहते हैं और सनलाइट आती रहती है। तो बेसिकली क्या है कि एक नर्सरी बनाई जाती है प्लांट्स के लिए। जो प्लांट्स को बेचना अंडर अ नर्सरी जो ये होता है ना, ये भी एग्रीकल्चर इनकम कहलाता है। तो गवर्नमेंट ने इसको भी एग्रीकल्चर इनकम का नाम दिया। ठीक है, तो ये सब वो चीजें हैं जो एग्रीकल्चर इनकम होती है। अब आओ जरा एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आओ जरा एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं।
From the assessment year 21-22, the net agriculture income of the SSC is 7,86,000. Non-agriculture income is 3,30,000. The taxpayer contributes 40,000 towards PPA. Find out the tax if taxpayer is Mr. X, an individual. So question number 1 का A part, Mr. X, individual. ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं कि एक मिस्टर एक्स के लिए मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे याद रखना चाहिए कि हाँ सर इसके लिए स्लैब इनकम होती है, तो यस इस पर पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड लगेगा। तो करना क्या होता है सर, आपको क्या करना है, आपको स्टेप नंबर 1 सबसे पहले क्या करना है बताओ। एग्रीकल्चर इनकम आपको दी हुई है 7,86,000, 786 प्लस आप इसके अंदर नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर लो 3,30,000। आई होप आप में से जो भी क्लास में बैठे हैं उनको टैक्स निकालना एटलीस्ट आता है। 7,86,000 प्लस 3,30,000। और जिनके पास बुक नहीं है तो प्लीज बुक जो है मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि फास्ट ट्रैक ग्रुप, फास्ट ट्रैक बैच के नाम से बनाया हुआ है, ठीक है, प्लीज उसके अंदर आपको मिल जाएंगी बुक्स। 7,86,000 मतलब नोट्स मिल जाएंगे। 7,86,000 प्लस 3,30 आ रहा है 11 लाख। 786 प्लस 330 11,16,000, जिसमें से आपने 40,000 रुपए पीपीएफ कंट्रीब्यूशन किया है। अच्छा सॉरी, पीपीएफ कंट्रीब्यूशन नॉन एग्रीकल्चर में से पहले ही माइनस कर देना चाहिए था मुझे, मैंने किया नहीं। नॉन एग्रीकल्चर आपको कितनी दी थी 330 ना, तो उसमें से 40,000 पीपीएफ डाला है, तो बेसिकली ये 290 आना चाहिए, यहीं पर ही कर देना चाहिए, टोटल में से नहीं। एग्रीकल्चर इनकम में से तो पीपीएफ का मतलब ही नहीं बनता ना, वो तो वैसे ही एग्जाम्प्ट है। तो 786 प्लस 290 दैट शुड बी 10,76,000। क्या होना चाहिए 10,76,000, ठीक है जी, 10,76,000 होना चाहिए यहाँ पे, 10,76,000। अब इसके ऊपर मुझे टैक्स निकालना है, यही करना ना, इसके ऊपर टैक्स निकालना है। पहले 2.5 लाख पर 0, अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 5 लाख पे 20%, बैलेंस 76,000 पे 30%। तो 2.5 लाख पर 0, 2.5 लाख पे 5%, 12,500, ठीक है। फिर 5 लाख रुपए पर, फिर 5 लाख रुपए पर 20%, 1 लाख। और बैलेंस कितना आ रहा है, बैलेंस है 76,000, 76,000 पे 30%, 76,000 पे 30% आ रहा है 22,800। तो मेरा टोटल ही आ रहा है 1 लाख प्लस 22,800 प्लस 12,500, 1,35,300, 1,35,300। मैंने आपको बताया था सेस अभी ऐड मत करना, तो ये मेरा टैक्स आ गया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है एग्रीकल्चर के अंदर स्लैब लिमिट ऐड कर दो। एग्रीकल्चर इनकम कितनी है 7,86,000, इसमें स्लैब लिमिट ऐड कर दो। स्लैब लिमिट कितनी है 2.5 लाख, तो 786 प्लस 2.5 लाख, ये आ गया 10,36,000। अब इसके ऊपर टैक्स निकाल देते हैं। पहले 2.5 लाख पर 0, अगले 2.5 लाख पर 5% यानी 12,500, अगले 5 लाख पे 20% यानी 1 लाख, और बैलेंस रह गया 36,000 पर 30% विच इज 10,800। तो ये हो गया टोटल 1,35,800, नहीं सॉरी 1 लाख 1 लाख प्लस 12,500 प्लस 10,800, 1,23,300, ये आ रहा है टोटल 1,23,300। अब मुझे क्या करना है, स्टेप 3 अप्लाई करना है। और स्टेप 3 क्या है पता है, स्टेप 3 इज स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। अब स्टेप 1 से टैक्स कितना आ रहा है 135,300 माइनस 123,300, और ये माइनस करने के बाद 12,000 रुपए का टैक्स आ रहा है। इस 12,000 रुपए के टैक्स के अंदर आपको लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि 4% होता है, 480 रुपए। तो आपका टैक्स बन गया 12,480 रुपए। कोई डाउट है तो बताओ, एनी डाउट एवरीवन, एनी डाउट? तो बहुत आसान है, पहले आपने एग्रीकल्चर के अंदर अपनी नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर दी और उस पर अपने टैक्स निकाल दिया। फिर आपने स्टेप 2 में एग्रीकल्चर के अंदर स्लैब लिमिट ऐड कर दी और फिर टैक्स निकाल दिया।
तो टैक्स निकालने के बाद एग्रीकल्चर स्टेप 1 और स्टेप 2 को माइनस कर देंगे तो आ रहा है 12,000 रुपये। ठीक है, और वो 12,000 रुपये पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करेंगे 4% का, तो आपका आ गया 12,480 रुपये का टैक्स। सिमिलरली इन द केस ऑफ एचयूएफ के केस में भी सेम आंसर रहेगा, बताओ यस और नो। बी पार्ट, एचयूएफ के केस में भी सेम ही आंसर रहेगा, सेम एज ए। क्यों? स्लैब लिमिट तो वही है 2.5 लाख, तो इसमें भी तो सेम ही आंसर आएगा। सी पार्ट, जेड एन कंपनी एंड फर्म, अगर मैं जेड एन कंपनी होता यानी कोई फर्म होता तो ऐसे केस में पता है कैसे टैक्स लगेगा कि आपकी जो भी एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, जो भी एग्रीकल्चर इनकम है वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कितनी है एग्रीकल्चर इनकम? एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 7,86,000। ये तो आपकी पूरी पूरी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। और एक हो जाएगी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो एक तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट हो गया, नॉन एग्रीकल्चर हो गया 290, और 290 पे आपको पे करना पड़ेगा फर्म के हिसाब से 30%। सो 290 उसका फर्म का होता है 30% रेट, 87,000 का टैक्स आएगा, प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस 4%। सो 87,000 का 4% होता है 3480, और टोटल मिला के आ रहा है 90,480। चेक करो, चेक करो क्या आप लोगों ने इसी तरीके से किया इसको। जेड एन कंपनी, ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम में जेड एन कंपनी के लिए टैक्स क्या लगेगा? 30%। 30%। अच्छा, इसी तरीके से देखें जरा तो डी में XYZ लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा है, XYZ लिमिटेड की बात कर रहा है, तो ये अगर एक कंपनी होती तब भी मेरा आंसर सेम रहता, या फिर इससे बेटर होता वैसे। फोर्थ, XYZ कंपनी जो कि रेजिडेंट है, क्या है? रेजिडेंट। सर XYZ लिमिटेड, सॉरी XYZ लिमिटेड जो कि इंडिया की रेजिडेंट है, XYZ लिमिटेड कंपनी। और XYZ लिमिटेड कंपनी को टैक्स कैसे देना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर जो आ रहा है, एग्रीकल्चर इनकम जो आ रही है, कितनी आ रही है? 7,86,000। ये तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट कर देंगे, और जो आपका नॉन एग्रीकल्चर है, नॉन एग्रीकल्चर है वो कितना है? 87,000। ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम, वैसे नॉन एग्रीकल्चर इनकम पूछ रहे हो तो 290, और इस 290 के ऊपर टैक्स लगेगा। नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपकी 290, और 290 पे के ऊपर टैक्स लगेगा। अरे हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं यार, गलती हो गई, ये ध्यान भी नहीं दिया। फर्म तो भाई, फर्म को पीपीएफ की डिडक्शन थोड़ी ना मिलती है, बिल्कुल सही बात है। सॉरी, मेरी मिस्टेक है बेटा, मेरी मिस्टेक है, मैं मानता हूँ यहाँ गलती हो जाती है। 3,30,000 ही रहेगा, पीपीएफ की कॉन्ट्रीब्यूशन की डिडक्शन फर्म को या कंपनी को नहीं मिलती है ना। तो 99,000 रुपये का टैक्स आ गया, 99,000 का टैक्स आ गया, 99,000 का 4%, 3960, 3960। तो ये आ गया 99,000 प्लस 3960 विच इज 1,02,960। ये आपका टोटल टैक्स बनेगा। और यही आपका कंपनी में क्या है कि देखो, कंपनी में बोल दिया गया 25% टैक्स देना है, तो ये 290 की जगह एक तो 330 आएगा, और 330 के ऊपर 25% के हिसाब से टैक्स लगा देते हैं, तो 330 पे 25% के हिसाब से 82,500 आता है, और 82,500 के ऊपर सेस ऐड कर दे जरा 4% का, तो यार 3,300। ये हो गया 85,800 का टैक्स, 85,800 का टैक्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मैं और एक क्वेश्चन देखता हूं, सीएमए इंटर दिसंबर 19 में आया हुआ है ये क्वेश्चन 6 नंबर का। ये देखो, परीक्षित is engaged in growing manufacturing tea in India. His profit is 10 lakh, which include profit of 2 lakh from the sale of green leaves plugged in his own garden. अब आपके पास 10 लाख रुपए की कमाई है, ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग टी का आपका काम है, which includes profit of 2 lakh from the sale of green leaves plugged in his own garden. अपने ही गार्डन के अंदर 2 लाख रुपए का तो वो प्रॉफिट कमाता है, ठीक है, टी ग्रीन लीव्स को
प्लग करने की इनकम कमाता है और उसके पास कोई और इनकम नहीं है। मुझे एक बात बता दो, अगर ये 10 लाख रुपए ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग टी है, ठीक है, तो हमें इसको क्या कर देना चाहिए, 60 एंड 40%, ठीक है। और अगर आपको ये पता चलता है जिसमें से 10 लाख में से 2 लाख रुपए का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ ग्रीन लीव्स से है, ठीक है, और ग्रीन लीव्स जो है ये टी वाली लीव्स की बात ही हो रही है, तो ऐसे केस में अगेन ये एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, ये एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। सर इस इनकम को आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 10 लाख रुपए का 60% एग्रीकल्चर और 40% नॉन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 3 दिखा रहा हूं मैं आपको, और फिर इसके बाद आपको क्या करना है पता है, आपको पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड लगाना है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अशोक सूरत फर्निशेज यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। इनकम फ्रॉम कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन कूर्ग कर्नाटका। कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड है ये, यानी 75 75 25। देखो कई तरह की वैरायटी आ सकती है क्वेश्चंस में। आपको ये इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो तो आपको एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर। जैसे फर्स्ट पार्ट में 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए में से 75%, 3 लाख रुपए का 75% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और 25% नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन असम, असम इंडिया में ही आता है, तो ये टी है, टी है तो 2.5 लाख रुपए का 60% एग्रीकल्चर होगा और 40% नॉन एग्रीकल्चर होगा, ठीक है जी। थर्ड, इनकम फ्रॉम रबर एस्टेट्स इन केरला बाय सेल ऑफ फील्ड लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम रबर प्लांट्स ग्रोन इन देयर। तो आपने रबर प्लांट से उसका प्रोसेसिंग करने के बाद उसको बेचा, यानी रबर की इनकम है ये। और रबर की जो इनकम होती है ना प्रोसेसिंग करने के बाद, वो होती है 65-35। तो यहां पर आएगा रबर में 4 लाख रुपए की इनकम है, 4 लाख रुपए का 65, 4 लाख रुपए का 65% इज 260 और 35 हो जाएगा 140। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि नर्सरी से आपने इनकम कमाई है। देखो नर्सरी से इनकम कमाना ये तो प्योरली एग्रीकल्चर इनकम है, 2 लाख रुपए की, ठीक है। और रेंट फ्रॉम ड्वेलिंग हाउस इन एग्रीकल्चर लैंड इन कुर्ग कर्नाटका। अब आपके पास कोई रेजिडेंशियल हाउस था, इट इज ऑक्यूपाइड बाय कॉफी एस्टेट लेबरर। ये जो रेंटल इनकम है ये कौन सी इनकम है ये एग्रीकल्चर लैंड की, बट ड्वेलिंग हाउस मतलब वहां पे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इसको यूज किया जा रहा है। और आपने यहाँ पर एक अपनी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो ड्वेलिंग हाउस यानी किराए पर दे दी है। ऐसे केस में क्या होगा, रेंट फ्रॉम ड्वेलिंग हाउस एग्रीकल्चर लैंड, ये एग्रीकल्चर लैंड है और एग्रीकल्चर लैंड से अगर रेंट मिलता है तो ये एग्रीकल्चर इनकम कहलाई जाएगी, यानी 90,000 रुपये भी कहाँ जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम में। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेपरेटली निकालना था, और मैंने क्या कर दिया 2,25,000, 1.5 लाख, 2,60, 2 लाख प्लस 90,000, यानी 9,25 हो गई आपकी एग्रीकल्चर इनकम, और 75 1 लाख और 1,40,000 3,15,000 हो जाएगी आपकी नॉन एग्रीकल्चर। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से आगे क्वेश्चन कहता है, मिस्टर अवनी अ रेजिडेंट एज 25 years, टी लीव्स फ्रॉम टी प्लांट्स ग्रोन बाय हिम टू इंडिया, दे वाज देन सोल्ड इन इंडियन मार्केट फॉर 40 लाख। द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग टी प्लांट्स इज 15 लाख और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टी लीव्स इज 10 लाख। तो मेरे पास 2 खर्चे हैं, ग्रोइंग के और उसके मैन्युफैक्चरिंग के, तो 15 और 10 हो गए 25 मैंने 40 में से माइनस किए, बचे 15। अब ये जो 15 लाख रुपए की इनकम है उसका 60-40 में कर दूंगा, क्योंकि टी का केस है ये। कौन सा केस है, टी का। तो भाई 40 माइनस 15 माइनस 10 विच इज 15 लाख रुपए। अब 15 लाख रुपए जो आएगा उसका हम 60-40 कर देंगे, और आगे कैसे करना है आप जानते हो। 60 लाख 40 लाख करने के बाद मिस्टर अवनी एक इंडिविजुअल है, और वो जो इंडिविजुअल है उसके बेसिस पर उसका स्लैब वैसे ही एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर करके टैक्स निकालो। फिर स्टेप 2 एग्रीकल्चर में स्लैब लिमिट ऐड करके टैक्स निकालो, और स्टेप 3 स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, ये वाला काम करना होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 में मनीष रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज ग्रोन फॉलोइंग इनकम्स, उसके बाद कुछ इनकम्स हैं, जैसे टी ग्रोन मैन्युफैक्चर्ड 4 लाख तो 60-40 कर देंगे, ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग रबर 65-35 कर देंगे,
एग्रीकल्चर ऑपरेशन श्रीलंका, ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। एग्रीकल्चर ऑपरेशन जरूर लिखिए बट ये नॉन एग्रीकल्चर है क्योंकि इंडिया के लिए तो ये नॉन एग्रीकल्चर है, यस और नो। और सेल ऑफ कॉफी ग्रोन रोस्टेड एंड क्योर्ड रोस्टेड कॉफी 60-40% कर देंगे। समझ में आ गई बात? तो करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको यही पता लगाना था कि एग्रीकल्चर कितना है और नॉन एग्रीकल्चर कितना है। डिफरेंट तरीके का करवा देता हूं। ये क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर कमल ग्रोस पैडी। पैडी समझते हो, राइस बनने से पहले की जो मटेरियल होता है वो पैडी होता है। एंड पैडी एंड यूज द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग राइस इन हिज ओन मिल। तो राइस को वो अपने ही मिल में बनाता है और पैडी को इस्तेमाल करता है। द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ 40% ऑफ पैडी प्रोड्यूसेस 7 लाख। कल्टिवेशन कॉस्ट है पैडी को प्रोड्यूस करने की 7 लाख रुपए 40% को, विच इज सोल्ड फॉर 15 लाख। और कल्टिवेशन कॉस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ 60% पैडी इज 12 लाख, ठीक है। और द मार्केट वैल्यू ऑफ सच पैडी इज 24 lakh। टू मैन्युफैक्चर राइस ही इंकर्ड 2 lakh इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन द बैलेंस 60% पैडी। द राइस विल बी सोल्ड फॉर रुपीज 30 lakhs। तो हुआ ये है 8th क्वेश्चन के हिसाब से देखे जाए। 8th क्वेश्चन के हिसाब से देखना। अब 8th क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास पैडी थी, बिल्कुल थी, पैडी था आपके पास रॉ मटेरियल। अब इस पैडी का इस्तेमाल करके 40% पैडी, कितनी 40% अलग कर दो, 60% अलग कर दो। अब 40% पैडी की जो कल्टीवेशन कॉस्ट है वो बता दिया 7 लाख और इसको हमने 15 लाख का बेच दिया था। सेल ऑफ पैडी कितना है 15 लाख माइनस 7 लाख रुपए कॉस्ट, कितनी 7 लाख रुपए, ये हो गई पैडी की कॉस्ट। तो 8 लाख रुपए का क्या बच रहा है प्रॉफिट। 8 लाख रुपए का क्या बच रहा है प्रॉफिट। इस प्रॉफिट पे टैक्स क्या आप दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि ये प्योरली एग्रीकल्चर इनकम है। प्योरली कौन सी इनकम है? ये एग्रीकल्चर इनकम, और एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। तो 15 लाख रुपए की आपने पैडी बेची, आपने 7 लाख रुपए का बनाया था, 8 लाख रुपए की आपने प्रॉफिट कमा लिया, तो ये 8 लाख रुपए का प्रॉफिट एग्रीकल्चर इनकम है, इसलिए एग्जेम्प्ट है, ठीक है। बट 60% पैडी की बात करते हैं, जो 40% हो गया उसका हिसाब। 60% पैडी का कॉस्ट कितनी पड़ी 12 लाख, और मार्केट वैल्यू ऑफ सच पैडी इज 24 लाख। एक्चुअल में क्या हुआ, मेरे पास जो 40% था उन्हें हाथों हाथ बेच दिया पैडी बना के। अब क्या हुआ, 60% जो पैडी बचा हुआ है ना वो 12 लाख रुपए का है, जिसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 24 लाख रुपए, और आपने इसको बेचा नहीं है। तो गवर्नमेंट ने तो एज्यूम कर लिया कि आपकी इसकी एग्रीकल्चर इनकम ये यहां पर कितनी है और नॉन एग्रीकल्चर कितनी है वो बता रहा है। 60% पैडी 12 लाख का है, जिसकी मार्केट वैल्यू 24 लाख रुपए। यानी यही पैडी अगर मैं बेचने जाऊं तो मुझे पता कितने का पड़ेगा, 24 लाख का पड़ेगा। समझ में आ गई बात? अब यहां पर पहले पैडी की बात हो रही है। देखो ये 60% को तो पैडी से राइस बनाने के बाद बेच दिया, और ये सिर्फ पैडी की सेल है। सिर्फ किसकी सेल है? पैडी। और पैडी से राइस से सेल करने का मतलब क्या है? 60%। कह रहा है आप सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि आपकी जो मार्केट वैल्यू है पैडी की, मार्केट वैल्यू है जो पैडी की वो कितनी है। अब मार्केट वैल्यू पैडी की कैसे निकालेंगे? मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पैडी की जो मार्केट वैल्यू है 24 लाख रुपए है, तो मैं ये 24 लाख रुपए इसमें से माइनस कर देता हूं कॉस्ट में से, और कॉस्ट कितनी है 12 लाख। तो बेटा ये पैडी की जो इनकम है ये भी एग्रीकल्चर इनकम है। कौन सी इनकम है? एग्रीकल्चर इनकम। तो ये 12 और 8 टोटल एग्रीकल्चर इनकम हो गई। बट आगे अभी कहानी खत्म नहीं हुई। यही पैडी जो 24 लाख रुपए का हो सकता था, अगर आप राइस बनाते तो आप मार्केट से ये पैडी खरीदते ना, तो ये पैडी मार्केट से खरीदते 24 लाख का खरीदते। अब पैडी से राइस बनाने का जो पॉइंट है, पैडी से राइस बनाने का जो पॉइंट है, उसके अंदर आपको ये बता दिया गया है कि मार्केट वैल्यू ऑफ पैडी, अच्छा वो तो हो गया। अब आपको ये बता दिया गया है कि आपने राइस कितने का बेचा, सेल ऑफ राइस। राइस बेच रहे हो आप 30 लाख रुपए का, नहीं सॉरी, राइस आपने कितने के बेचे हैं? द मैन्युफैक्चर राइस ही इंकर्ड 2 लाख इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द पैडी, द राइस वाज सोल्ड फॉर 30 लाख। राइस सेल आउट किया 30 लाख रुपए का। अब पैडी की मार्केट वैल्यू कितनी थी? क्योंकि यही चीज अगर मैंने मार्केट से खरीद के मैंने बेची होती तो मेरे को 24 लाख की पड़ती ना, तो ये 24 लाख रुपए पहले तो माइनस करने पड़ेंगे। इसके अलावा मुझे
मुझे कन्वर्जन, पैडी से राइस को कन्वर्ट करने की कॉस्ट को भी अपना खर्चा बनाना पड़ेगा, और इस वजह से ये 2 लाख रुपए भी मैं इसमें से क्या करने वाला हूं, माइनस। और अब 30 में से 26 लाख माइनस करने के बाद कितना आता है, 4 लाख रुपए। ये आ गया मेरा राइस से बनाई हुई इनकम, यानी नॉन एग्रीकल्चर। ये कौन सी इनकम है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम कितनी हुई, 8 और 12 20 लाख। एग्रीकल्चर इनकम कितनी हुई, 20 लाख। नॉन एग्रीकल्चर कितनी हुई, 4 लाख। बात समझ में आती है दोस्तों? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो हुआ इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सी बात थी वैसे तो। इस क्वेश्चन में बस यही हुआ है कि आपके पास पैडी पड़ा था, रॉ मटेरियल। आपने पैडी से कुछ पैडी को तो एज इट इज बेच दिया और कुछ पैडी को राइस बनने के बाद बेचा। पैडी को एज इट इज बेचने पर सेल ऑफ पैडी 15 लाख दी हुई थी, कॉस्ट थी 7 लाख, प्रॉफिट हुआ 8 लाख का। वो एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि पैडी इज अ रॉ पार्ट। पैडी से राइस बनाया आपने, 60% पैडी को राइस बनाने का कोशिश करी और राइस को बेचा, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द पैडी, जो पैडी की मार्केट वैल्यू है वो कितनी होगी, वो दी हुई है 24 लाख रुपए। अब 24 लाख का अगर मैं चाहता तो मैं बेच सकता था, बट मैंने बेचा नहीं। 24 लाख का बेचा, खरीदने की कॉस्ट कितनी, 12, तो 12 लाख रुपए का एग्रीकल्चर इनकम हो गया। 12 लाख रुपए का क्या हो गया, एग्रीकल्चर को पैडी से कमाया। अब आगे पैडी से राइस बनाया, राइस को बेच दिया। तो मुझे एक बात बता दो, अगर मैंने राइस बेचा, कितने का बेचा, 30 लाख रुपए का। पैडी बनने की जो कॉस्ट है वो भी तो मेरी कॉस्ट होगी, तो पैडी बनने की कॉस्ट है 24 लाख रुपए, सॉरी कन्वर्जन, पैडी बनने की जो कॉस्ट है वो है 24 लाख रुपए। मार्केट वैल्यू ऑफ द पैडी जो क्वेश्चन में दी हुई है वो 24 लाख रुपए माइनस करो, और कन्वर्जन कॉस्ट जो है, कन्वर्जन कॉस्ट मतलब पैडी से राइस बनाने का खर्चा, वो आप इसमें से और क्या करोगे, माइनस। ये देखो, इज दैट क्लियर? एएमटी के बारे में क्या बात करता है, सेक्शन 115 जेसी, ध्यान से देखना। एग्रीकल्चर इनकम खत्म है। एग्रीकल्चर इनकम में 3-4 तरह की वैरायटी के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने करा दिए। पहला वैरायटी अलग करा दी, सेकंड अलग करा दी, थर्ड अलग करा दी, और चौथी है जो आखिरी वाली थी, शुगर केन शुगर वाली या फिर पैडी राइस वाली, वो भी चीज मैंने करा दी। नाउ सेक्शन 115 जेसी है, यानी हम एएमटी की बात कर रहे हैं, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स की। कह रहा है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, अब ये कानून वाली बात लिख रहा है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट where the regular income tax payable for the previous year by the person other than the company is less than AMT payable for such previous year, the adjusted total income shall be deemed to be the total income of that person for such previous year and shall be liable to pay income tax on such total income at the rate of 18.5%, 18.5%, 18.5%। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट करने वाला हूं। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के लिए आपको क्या करना है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का मतलब समझो पहले तो। ये वो टैक्स है, एटलीस्ट आपको इतना तो पे करना ही होगा। ऑल्टरनेट है ये इतना तो पे करना पड़ेगा, मिनिमम है ना, ऑल्टरनेट तो है, मिनिमम भी है, तो इतना तो आपको पे करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट वेयर द रेगुलर इनकम टैक्स पेबल फॉर द प्रीवियस ईयर बाय अ पर्सन अदर देन अ कंपनी इज लेस देन AMT payable by such for the such previous year, AMT अमाउंट से भी क्या बनता है, कम बनता है, then the adjusted total income shall be deemed to be the total income of that person for such previous year and he shall be liable to pay income tax on such total income at the rate of 18.5%, जो कि AMT है, alternate minimum tax। 18.5% पे किया जाता है AMT के अंदर। तो कहता है अगर आपकी जो नॉर्मल टैक्स आ रहा है उससे, नॉर्मल टैक्स जो आ रहा है वो AMT से भी कम है, मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, AMT से AMT जो लगता है ये क्या है, टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 18.5% ऑन बुक प्रॉफिट्स, ऑन बुक प्रॉफिट्स। तो ये जो टैक्स आएगा, एक तो ये है और एक है नॉर्मल टैक्स जो हम लोग एज पर इनकम टैक्स निकालते हैं। कह रहा है अगर ये अमाउंट, मान लो ये अमाउंट 1 लाख है, कितना अमाउंट है, 1 लाख, ये अमाउंट 1 लाख है, और मान लो AMT का जो अमाउंट है वो 80,000 है, तो आपको एटलीस्ट 80,000 रुपए पे करने पड़ेगा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, एटलीस्ट इतना पे करना पड़ेगा। नाउ एडजस्टेड टोटल इनकम रेफर टू सबसेक्शन 1 शैल बी लाइव टोटल इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट टू दिस चैप्टर एज इंक्रीज्ड बाय। कह रहा है ये जो एडजस्टेड टोटल इनकम की हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली बुक प्रॉफिट की बात हो रही है। यही एडजस्टेड टोटल इनकम की बात कर लो, एक ही बात है, एडजस्टेड टोटल इनकम या बुक प्रॉफिट्स। ये वर्ड बुक प्रॉफिट की जगह पे एडजस्टेड टोटल इनकम ही वर्ड ठीक है। अगर आपके दिमाग में बुक प्रॉफिट नहीं आता, आप एडजस्टेड टोटल इनकम याद करो। अब
अगर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स निकालना है तो टैक्स एट द रेट ऑफ 18.5% ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम। नाउ व्हाट इज एडजस्टेड टोटल इनकम, ये है पॉइंट। और कहता है टोटल इनकम एडजस्ट करने के लिए आप क्या करो, टोटल तो आप निकाल ही लो, ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज करते हैं ना टोटल। अब इसमें से आप डिडक्शंस माइनस कर दो अंडर सेक्शन हेडिंग सी, हेडिंग सी वाली, अगर आपने सॉरी डिडक्शन जो आपने देखो आपने क्या करना है, आपको एडजस्टेड हाउ टू फाइंड एडजस्टेड टोटल इनकम। दिस एडजस्टेड टोटल इनकम तक मैं कैसे पहुंचूंगा, इसको फाइंड आउट मेरे को कैसे करना है, उसके लिए मेरे पास टोटल इनकम होनी जरूरी है। पहले तो ग्रॉस टोटल इनकम नहीं, सीधा टोटल इनकम, डिडक्शंस वगैरह सब माइनस करने के बाद। अब मैं इसी के अंदर एडजस्टमेंट करूंगा, मैं वो डिडक्शन एड बैक कर दूंगा जिसमें गवर्नमेंट ना आपको 10-10 साल, 15-15 साल, 5-5 साल के प्रॉफिट क्या कर देती थी, अलाउड एज डिडक्शन कर देती थी अंडर सेक्शन 80H टू 80RRB। कुछ याद आ रहा है, इसके अंदर ही कवर होती है आई सीरीज। ये जो आई सीरीज है ये वही है, 10-10 साल टैक्स हॉलिडे। गवर्नमेंट ने क्या बोला, कह रहे आप तो डिडक्शन सारी ले चुके हो ना, अगर आपको ये बुक प्रॉफिट वाला बेनिफिट चाहिए ना, आपको अगर टोटल इनकम से एडजस्टेड टोटल इनकम पे पहुंचना है, आपको ये डिडक्शंस पहले ये वाले ऐड करने होंगे, ये ऐड करने होंगे। तो डिडक्शंस 80 आई सीरीज वाले ऐड करने होंगे। डिडक्शंस क्लेम्ड, अगर सेक्शन 10AA वाली डिडक्शन आपने ले रखी है, वही स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आप लोग तो जानते ही हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो बेनिफिट लेते नहीं है, पहले 5 साल 100% बुक 100% को आप प्रॉफिट का कर देते हो, एग्जाम कर देते हो, ठीक है, और फिर उसके बाद 50% और उसके बाद फिर 50%, याद आ रहा है कुछ? तो वो आप 10AA का अगर बेनिफिट ले चुके हो तो ऐड बैक कर दो, बेनिफिट ले चुके हो तो ऐड बैक कर दो। डिडक्शंस क्लेम्ड, अगर आप 35AD के अंदर डिडक्शन क्लेम कर चुके हो, 35AD क्या है बेटा, स्पेसिफाइड बिजनेस, याद आ रहा है कुछ, स्पेसिफाइड बिजनेस, वही स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर आप डिडक्शन ऑलरेडी 35AD में क्लेम कर चुके हो तो आपने पीजीबीपी क्या कर दिया होगा, कम कर दिया होगा, एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ डेप्रेशन लाउएबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 32 इफ नो डिडक्शन। अब गवर्नमेंट कहता है कि आप क्या करो, आप अगर सेक्शन 35AD ले चुके हो ना, आप सेक्शन 35AD ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो, और इसके अंदर में से आप डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट कर देना। इसकी एडजस्टमेंट कर देना, डेप्रीसिएशन की। भाई डेप्रीसिएशन नॉर्मली भी तो मिलता ही है ना, तो गवर्नमेंट कह रहा है आप जो नॉर्मली आपको डेप्रीसिएशन मिलता है ना इस मशीनों पे, 35AD में से डेप अमाउंट माइनस कर देना, जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट आप क्या कर दोगे, ऐड कर दो। डिडक्शंस क्लेम्ड इफ एनी अंडर सेक्शन 35AD सो रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ डेप्रेशन लाउएबल इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 32 and if no deduction under the 35AD will be allowed in respect of the assets on which deduction has already been claimed। तो डेप्रीसिएशन वाला जो अमाउंट है ना उस एसेट के ऊपर 35AD में वाले जो एसेट हैं उसके ऊपर जो डेप्रीसिएशन वाला अमाउंट है, गवर्नमेंट कहता है वो हम लोग 35AD वाला जो डिडक्शन हम लोगों ने क्लेम किया था उसमें से वो डेप अमाउंट माइनस करके बाकी अमाउंट ऐड बैक कर दो। डेप तो अलाउ होना चाहिए ना, बाकी अलाउ नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। ये तीन चीजों को एडजस्ट कर देना, और अगर ये तीनों चीजें आपने एडजस्ट कर दी तो हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, एडजस्टेड टोटल इनकम पे। बोलो हाँ या ना। टोटल इनकम को एडजस्ट करने के लिए आपको पहले तो डिडक्शंस 80H टू 80RRB जो है वो ऐड बैक करने होंगे, अगर ले लिए हैं तो। सेक्शन 10AA SEZ वाला केस अगर आपने एग्जाम्पशन ले ली है तो ऐड बैक करनी होगी, और अगर आपने 35AD की भी डिडक्शन ले ली है तो गवर्नमेंट कह रहा है ले ली है तो कोई बात नहीं, बट उसमें से डेप एडजस्ट कर दो, डेप एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना वो ऐड बैक कर दो। समझ में आ गई बात? डेप एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको ऐड बैक कर दो। तो ये टोटल इनकम एडजस्टेड आ गया। अब इस एडजस्टेड टोटल इनकम का ही हमें 18.5% गवर्नमेंट को मिनिमम पे करना है, इसीलिए हम इसको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स बोलते हैं। समझ में आ गई बात कि आपको इतना एटलीस्ट देना पड़ेगा, बस दैट्स इट। ये 2-3 रूल्स आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको बताए, ठीक है। ये 2-3 रूल्स अगर आपको ध्यान आ गए तो आप क्वेश्चन इसके कर सकते हो। आओ जरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका। अच्छा, एक ना 115JD सेक्शन में ना AMT क्रेडिट के बारे में बात की गई है, मैं वो भी पहले आपको सारा कानून बता ही देता हूं। कह रहे द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड बाय पर्सन अंडर सेक्शन 115JC shall be allowed to him in accordance with the provision of this section. The tax credit of the assessment year to be allowed shall be in excess of AMT paid over the regular tax payable of that year। मतलब कि क्रेडिट क्या चीज है? क्रेडिट तब होता है जब आपका नॉर्मल टैक्स क्या आ रहा हो, मान लो 1 लाख रुपए आ रहा हो, और आपका जो AMT बन रहा है वो बन रहा है 1,20,000,
तो आप गवर्नमेंट को कौन सा पे करोगे? 1,20,000। गवर्नमेंट को अगर आप 1,20,000 पे करोगे तो आप 20,000 ज्यादा नहीं पे कर चुके इसके कंपैरिजन में? ज्यादा पे कर चुके हैं। उसी चीज का आपको मिलेगा एएमटी क्रेडिट। कितने रुपए का? 20,000 रुपए का। समझ में आ गई बात? 20,000 रुपए का आपको एएमटी क्रेडिट मिलेगा। और उस क्रेडिट का फायदा क्या है? देखो लिखा है, द टैक्स क्रेडिट ऑफ एन असेसमेंट ईयर टू बी अलाउड शैल बी इन एक्सेस ऑफ एएमटी पेड ओवर द रेगुलर इनकम टैक्स पेबल ऑफ दैट ईयर। नो इंटरेस्ट शैल बी पेबल ऑन टैक्स क्रेडिट। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट शैल बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, बट द सच कैरी फॉरवर्ड शुड नॉट बी अलाउड बियॉन्ड 15 असेसमेंट ईयर्स इमीडिएटली सक्सीडिंग द असेसमेंट ईयर फॉर विच टैक्स क्रेडिट हैज बीन अलाउड। 15 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली टैक्स क्रेडिट खत्म हो जाएगा। अगर 15 साल तक रिडीम 15 साल तक उस क्रेडिट को यूटिलाइज कर पाए तो ठीक, वरना खत्म। In any assessment year in which regular income tax payable, regular income tax exceeds the alternate minimum tax, अगर आपका रेगुलर इनकम टैक्स ज्यादा बनता है एएमटी से तो आप क्या पे करोगे? एएमटी या आप पे करोगे रेगुलर इनकम टैक्स। द टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड टू बी सेट ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सेस ऑफ रेगुलर इनकम टैक्स ओवर द ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स एंड द बैलेंस ऑफ टैक्स क्रेडिट शैल बी कैरी फॉरवर्ड। अब ये देखो, टैक्स क्रेडिट की बात हो रही है। आप कितने साल तक ये टैक्स क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? 15 साल। कितने साल तक? 15 साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, यानी आने वाले सालों में लेके जा सकते हो। और आप देख सकते हो कि देखो आप एडजस्ट कैसे करोगे। मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, वैसे तो मैं भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा। आपने एएमटी का क्रेडिट ले लिया 20,000 रुपए का। कैसे? आपने पे किया 1,20,000, जबकि पे करना चाहिए था 1,00,000, आपने 20,000 ज्यादा पे कर दिया तो इसको क्रेडिट मिल गया। मान लो सेकेंड ईयर में आपका जो नॉर्मल टैक्स आ रहा है वो आ रहा है 30,000 रुपए, और एएमटी जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 22,000 रुपए। ठीक है, अब नॉर्मल टैक्स बन रहा है 30, एएमटी बन रहा है 22, तो गवर्नमेंट क्या कहेगा? आप क्या कहोगे कि ऑब्वियसली मैं तो अब भी 22 ही पे करूंगा, क्योंकि तो पहले तो आप मुझसे कह रहे थे मिनिमम इतना देना है। भाई अब 22 ही दूंगा ना मैं। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आपका लॉजिक बिल्कुल ठीक है कि आप ऑलरेडी, आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट पड़ा हुआ है कितने रुपए का? 20,000 रुपए का। कितने रुपए क्रेडिट पड़ा हुआ है? 20,000 रुपए का। ये जो क्रेडिट पड़ा हुआ है, इस क्रेडिट को हम आपके डिफरेंस अमाउंट, यानी अगर आपका अमाउंट नॉर्मल टैक्स में आपको ज्यादा देना पड़ रहा है, कितना ज्यादा देना पड़ रहा है? 8,000 ज्यादा देना पड़ रहा है। ये जो 8,000 ज्यादा देना पड़ रहा है ना, इसमें से ये 20,000 रुपए एडजस्ट कर देंगे, यानी ये डिफरेंस तो हो गया जीरो। ये डिफरेंस तो हो गया जीरो। बट एएमटी का क्रेडिट अभी भी पड़ा हुआ है। कितने का क्रेडिट पड़ा हुआ है? एएमटी का क्रेडिट 12,000 रुपए का, क्योंकि 20,000 रुपए का क्रेडिट था, 8,000 इस्तेमाल कर लिए। मतलब आपने गवर्नमेंट को इस साल में दिए 22,000 रुपए ही होंगे। इस साल में जो नेक्स्ट ईयर में आपने 22,000 ही दिए होंगे। वो जो 8,000 रुपए एक्सेस बन रहा था वो आपने पे इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके पास क्रेडिट पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? क्रेडिट पड़ा हुआ। थर्ड ईयर भी ऐसे ही होगा, फोर्थ ईयर भी इसी तरीके से होगा, और इसी को बोलते हैं एएमटी क्रेडिट। क्या बोलते हैं? एएमटी क्रेडिट। समझ में आ गई बात? इन एनी असेसमेंट ईयर इन विच रेगुलर इनकम टैक्स एक्सीड्स द एएमटी, ठीक है, द टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड टू बी सेट ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सेस रेगुलर इनकम टैक्स ओवर द एएमटी एंड द बैलेंस ऑफ टैक्स क्रेडिट इन, अगर टैक्स क्रेडिट अभी बच गया तो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये बात तो आपको समझ में आती है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। Application of this chapter to a certain person. The provision of this chapter shall apply to the person who has claimed by deduction 80I series वाली, सेक्शन 10AA या 35AD। मतलब ये तीनों में से कोई बेनिफिट अगर आपने लिया हुआ है तो ही सेक्शन का फायदा है, वरना आप सेक्शन नहीं का बेनिफिट नहीं है, क्योंकि एडजस्टेड में तीन ही चीजें तो एडजस्ट कर रहे हैं, 35AD, 10AA और 80H2 ATR। The provision of this chapter shall not apply to an individual HUF or AOP BOI, whether incorporated or not, or an artificial juridical person if adjusted total income does not exceed 20 लाख। कह रहा है कि अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपए तक की रहती है, ठीक है, और आप इंडिविजुअल नहीं हो, HUF नहीं हो, AOP BOI नहीं हो, तो ऐसे केस में भी गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि आपके ऊपर क्या लगाया जाएगा? आपके ऊपर क्या लगाया जाएगा? आपके ऊपर लगाया जाएगा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ठीक है, The provision of this chapter shall not apply to individual HUF, AOP, BOI, whether incorporated or not। इनके ऊपर अप्लाई ही नहीं होता। तो ये if adjusted total income such person does not exceed 20 लाख, मतलब कह रहा है अगर आपकी adjusted total income 20 लाख से ज्यादा है, इससे ज्यादा है 20 लाख से, तब इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इनके ऊपर तब तक एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक इनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख क्रॉस नहीं कर जाती। अब क्योंकि एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से कम है, तो गवर्नमेंट कहता है कि आप इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI और इनके ऊपर अभी फिलहाल कोई हमें टैक्स पे करना
ठीक है, ये प्रोविजन इनके ऊपर नहीं लगता, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपीबीवाई के ऊपर नहीं लगता, ये बात क्लियरली कही गई है। अगर नहीं, कब नहीं लगता, जब आपकी टोटल इनकम 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, डज नॉट एक्सीड 20 लाख अगर आपकी टोटल इनकम। बताओ, समझ में आ गई बात? सेक्शन 115 जेसी, जेडी और जेई, हम लोगों ने 3 सेक्शंस पढ़े। जेसी हो गया आपका, जेडी हो गया एएमटी क्रेडिट, और जेई हो गया जहां पे हमने बात करी है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका आपको डिडक्शन फिलहाल नहीं मिल सकता या फिलहाल मिल सकता है। तो कौन कौन से मिल सकते हैं? हेडिंग सी वाले मिल सकते हैं, 10 वाले मिल सकते हैं, 35 एडी मिल सकते हैं, सब मिल सकते हैं। इन सब की आपको बेनिफिट मिल सकता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ क्वेश्चंस देख लेते हैं एवरीवन, ध्यान से देखो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूं। एबीसी एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म, हैज टोटल इनकम ऑफ 18 लाख आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अंडर हेडिंग सी, यानी वो 4 लाख रुपए की डिडक्शन तो आपकी हेडिंग सी वाला है। ठीक है, देखो जैसे ये क्वेश्चन कर लोगे ना, आपके लिए बहुत आसान लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको करवा रहा हूं, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से देखना। आपकी टोटल इनकम पार्टनरशिप फर्म की कितनी है? 18 लाख रुपए। ठीक है, और आपको बताया गया है ये जो केस है ये इंडिविजुअल एचयूएफ एओपीबी और एजेपी पे तब लगता है जब उनकी इनकम एटलीस्ट 20 लाख से ज्यादा हो। अब ये पार्टनरशिप फर्म है इसलिए ये वाला पॉइंट इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है इसलिए नहीं होगा। तो आप चाहे 2 लाख रुपए कमाओ, आपको ऊपर एएमटी लगेगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, एएमटी कंपनीज के ऊपर नहीं लगता, कंपनीज के ऊपर मैट लगता है, बस इतनी बात तो याद रखनी है आपको। ठीक है, अच्छा उसने बोला आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन चैप्टर 6A, तो चैप्टर 6A में डिडक्शन आपने हेडिंग सी वाले अंदर ले ली। हेडिंग सी वही है आई सीरीज, 4 लाख रुपए की डिडक्शन ले ली है, तो मेरे को एडजस्टेड निकालना है ना, मेरे को एडजस्टेड निकालना है। तो हेडिंग सी वाली जो डिडक्शंस हैं वो क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। कितना अमाउंट है? 4 लाख रुपए। बोलो, डिडक्शन सेक्शन 10AA, 10AA यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली कोई डिडक्शंस है वो भी ऐड कर दो, 5 लाख रुपए। और डिडक्शन सेक्शन 35 एडी है 6 लाख। डेप्रिसिएशन दीज एसेट इफ डिडक्शन अंडर 35 इज नॉट क्लेम्ड इज 2 लाख। 6 लाख का डेप्रिसिएशन 35 एडी है, 2 लाख का डेप लगता है उन एसेट्स के ऊपर। अगर आप डेप्रिसिएशन लेते तो 6 - 2 4 लाख रुपए ऐड बैक कर दोगे। बोलो, ये 3 चीजों को एडजस्ट करना है बस आपको। ये 3 चीजें एडजस्ट करने के बाद ये जो अमाउंट आएगा ना, इसको बोलेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम। क्या बोलेंगे? एडजस्टेड टोटल इनकम। 22 और 5 27 और 4 31। ये आ गया मेरा एडजस्टेड टोटल इनकम। अब ये जो एडजस्टेड टोटल इनकम आ रहा है 31 लाख रुपए, इसके ऊपर मुझे टैक्स निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो टोटल इनकम पे टैक्स निकालूंगा। टोटल इनकम पे टैक्स का रेट लगेगा, पार्टनरशिप फर्म है ना, तो टोटल इनकम पे 30%। टोटल इनकम कितनी है? 18 लाख रुपए। ठीक है, 18 लाख रुपए आपकी टोटल इनकम है। 18 लाख रुपए के ऊपर 30% के हिसाब से 5,40,000 का टैक्स है। कंपेयर करेंगे इसको 31 लाख रुपए की जो आपकी इनकम है उसके ऊपर 18.5%, 18.5%। सो 31 लाख रुपए इंटू 18.5% ये आ रहा है 573,500। मतलब इतना तो एटलीस्ट देना ही चाहिए आपको। तो 31 लाख पे 18.5% 573,500 आ रहा है, जबकि ये आ रहा है 18 लाख पे 30% 540। अब इसके ऊपर सेस मैंने ऐड नहीं किया, मैं कर देता हूं। अब मेरे को ऑब्वियसली एएमटी ज्यादा, एएमटी तो मुझे इतना तो पे करना ही पड़ेगा ना एटलीस्ट, प्लस इसके ऊपर 4% सेस भी आएगा। तो 4% सेस निकाल लो, 22,940। ये मिला के बन रहा है 573,500 प्लस 22,940, तो 596,440, 596,440। ये आपका एटलीस्ट अमाउंट है इन ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो आपको पे करना पड़ेगा। अब आपका टैक्स बनता था 540 प्लस 4% ना, तो 4% हो गया 21,600। तो आपका टैक्स बनता था 5,61,600। ठीक है, और आपने पे किया 596,440। तो ये एएमटी का क्रेडिट है, एएमटी क्रेडिट 115JD। कितना अमाउंट का? 596,440 माइनस 561,600। तो 596,440 माइनस 561,600, 34,840। 34,840 का आपको मिल जाएगा क्रेडिट, एएमटी क्रेडिट। कितने में मिल जाएगा? 34,840 का आपको मिल जाएगा क्रेडिट। मैं बता देता हूं आपने क्या करना है। आपने टोटल इनकम को एडजस्ट करके एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना है।
टोटल इनकम आपका 30% टैक्स निकाल लिया आपने, एएमटी का टैक्स निकाल लिया आपने, एएमटी क्रेडिट पता चल गया आपको क्योंकि ये जो डिफरेंस है वो आपका ज़्यादा जा रहा है एएमटी की वजह से, तो क्रेडिट मिल जाएगा इतने का अगले नेक्स्ट ईयर के अंदर। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बात समझ में आती है या ऊपर से जाती है? ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।